दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल किंग स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य को पूरी कहानी जो है शुरू से लगाकर अंत तक इसकी पूरी कहानी को जानेंगे। मुग़ल साम्राज्य को बिल्कुल संक्षेप में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, कक्षा 7 का पाठ 4 है, बिल्कुल इसके संक्षेप में लिखा है। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य। तो सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। किसने रखी थी? बाबर ने। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया भारत पर। ठीक है, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। किसने हराया? बाबर ने। किन्हें हराया? इब्राहिम लोदी को व उसके अफगान समझ अफगानिस्तान के जो समर्थक थे किसके? इब्राहिम लोदी के, उसको। और इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने हराया। ठीक है, कब हराया? 1526 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए आप लोग किसे किसे हराया 1526 ईस्वी में? इब्राहिम लोदी को और उसके अफगान समर्थकों को हराया। ठीक है, 1527 ईस्वी में, यहाँ पे खानवा होना चाहिए, यहाँ पे खूनवा है, यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, खानवा में राणा सांगा। ठीक है, 1527 में किसको हराया? राणा सांगा को। और राजपूत और उनके समर्थकों को हराया और दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, बाबर ने जो सबसे पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यही था बाबर का शासनकाल। ठीक है, इतना संक्षेप में आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, मोटा मोटा जो है देख लेते हैं। उसके बाद आया है भाई इनका पुत्र जो था हुमायूं। क्या था? हुमायूं। ये गद्दी पर बैठे हैं 1530 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने 1540 तक शासन किया। ठीक है, पिता की वसीयत में एक प्रांत मिला। ठीक है, पिता की जो वसीयत होती है उनमें कौन सा इन्हें एक प्रांत मिला। ठीक है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 में चौसा में, यानी चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में, शेर खान ने इनको हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, 1540 में कन्नौज में पराजित किया। ठीक, कहाँ किया? कन्नौज में, यानी कन्नौज में इनको पराजित किया था। किने? हुमायूं को। किसने किया था? शेर खान ने। ठीक है, 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। ठीक है, यानी कितने साल बाद? 15 साल बाद जो है दिल्ली पर इन्होंने पुनः कब्जा कर लिया। किसने? हुमायूं ने। ठीक है, अब जैसे इनने कब्जा कर पाया तब तक इनकी मृत्यु हो गई। तभी तो इनका शासनकाल सिर्फ 1540 तक लिखा गया है। ठीक है, 55 तक नहीं लिखा है। क्यों? जैसे इनने दिल्ली पर सिर्फ पुनः कब्जा कर पाया, तुरंत ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनके बाद इनके उत्तराधिकारी थे अकबर। ठीक है, कौन थे इनके पुत्र? अकबर। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 तक शासन किया। ठीक है, मुगल साम्राज्य के ये सबसे महान बादशाह माने जाते हैं। ठीक है, तो ये 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। ठीक है, कितनी आयु में थी जब इनकी थी? 13 वर्ष। कितनी थी? 13 वर्ष। ठीक है, जब ये अकबर जो है बादशाह बने थे, ठीक है, मुगल सम्राट बने थे, तो इनकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष। ठीक है, 1556 से 1570 के मध्य मालवा और गोंडवाना में सैन्य अभियान चलाए गए और रणथंभौर पर कब्जा किया। ठीक है, इन्हें मालवा और गोंडवाना में सैन्य अभियान चलाया और रणथंभौर में कब्जा कर लिया। ठीक है, 1570 से 1585 के मध्य सैनिक अभियान किया। ठीक है, यानी कि 1570 से, देखो 1556 को 1570 से के मध्य क्या किया था इन्होंने? सैन्य अभियान चलाए थे। कहाँ कहाँ चलाए थे? गोंडवाना में। ठीक है, और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। फिर 1570 से 1585 के मध्य क्या किया इन्होंने? सैनिक अभियान चलाए। ठीक, कहाँ कहाँ चलाए? गुजरात में चलाए, बिहार में, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए गए। ठीक है, और 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार किया गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा विस्तार किसमें हुआ? 1585 से 1605 के मध्य में। ठीक है, इन्होंने किसमें उत्तर तथा पश्चिम में इन्होंने अपना दो साम्राज्य फैलाया था ज़्यादातर। गांधार, कश्मीर, काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है, वहाँ तक था। ठीक है, दक्कन, अहमदनगर। ठीक है, इनके बाद इनके पुत्र आए हैं जहांगीर। क्या नाम था उनका? जहांगीर। जहांगीर जो गद्दी पर बैठे हैं 1605 ईस्वी में बैठे। ठीक है, और इन्होंने 1627 तक शासन किया। ठीक है, जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। ठीक है, मेवाड़ के सिसोदिया शासक, यानी मेवाड़ के तो राजा महाराणा प्रताप भी थे, पर इनसे जो पहले जो थे महाराणा प्रताप जो किस किन का शासनकाल में थे? अकबर के। ठीक थे, किनके थे? अकबर के। पर जो उसके बाद इनके मेवाड़ के शासक कौन थे? सिसोदिया शासक।
सिसोदिया शासक थे। कौन? उनका नाम क्या था? अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। ठीक है, मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। ठीक है, किनके काल में? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद सिखों, आहो अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। ठीक है, यानी जो सिखों के मध्य इन्होंने चलाए थे, जो अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ जो अभियान चलाए थे, वो इनके अभियान जो है सफल नहीं हुए थे। किनके? जहांगीर के। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसके बाद शासनकाल शुरू होता है शाहजहां का। ठीक है, शाहजहां राजगद्दी पर 1627 ईस्वी में बैठे और ये 1658 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, दक्कन में सैन्य अभियान चलाए इन्होंने। दक्कन समझ रहे हैं? ठीक है, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इन्होंने अहमदनगर के भी जो थे उधर अभियान चलाए। अहमदनगर में मुगलों को राज्य में मिला लिया गया। जो अहमदनगर था, जो पहले इनके शासनकाल से पहले अहमदनगर इनसे जो अलग था, वो अहमदनगर शाहजहां के शासनकाल में मिला लिया गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कौन आए हैं? औरंगजेब। औरंगजेब कब आया है भाई गद्दी पर? 1658। ठीक है, 1658 ध्यान रखना, बहुत जरूरी, एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, 1658 में राजगद्दी पर बैठा। कौन? औरंगजेब। और ये इसने कब तक शासन किया है? 1707 ईस्वी में। ठीक, 1707 ईस्वी तक। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं इसने क्या क्या किया है। उत्तर पूरब में अहोमों की पराजय हुई। ठीक, मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। कहाँ के? मारवाड़। मारवाड़ समझ रहे हैं आप लोग? राजस्थान। ठीक है, जो मारवाड़ के जो राठौड़ राजपूत थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। इसका कारण था कि आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों से मुगलों का हस्तक्षेप। ठीक है, यानी कि जो राजनीति, जो आंतरिक मामले थे, जिसमें मुगल साम्राज्य था जो अंदर से खोखला हो चुका था। ठीक है, इनकी जो आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के जो मसले थे, वो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को कमजोर कर रहे थे। ठीक है, यानी मराठा, और आगे देखते हैं, मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ से सफल रहे। ठीक है, प्रारंभ में तो सफल रहे, लेकिन बाद में ये असफल रहे। ठीक है, अब देखते हैं मुगल साम्राज्य। देखो, मुगल साम्राज्य कब शुरू हुआ, इसके बारे में देखते हैं। मुगल साम्राज्य 16वीं सदी के उत्तरार्ध से, उत्तरार्ध समझ रहे हैं आप लोग? उत्तर जैसे कि मध्य एशिया से मान सकते हैं। ठीक है, इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सबसे पहले जो था, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जी, यहाँ पर सबसे पहले जो बाबर ने जो कहाँ पर, दिल्ली और आगरा में मुगल स्थापन, सबसे पहले जो कहाँ किया नियंत्रण स्थापित? दिल्ली और आगरा में ही मुगल नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, बाबर ने। ठीक है, यहाँ पर यही बात बताई गई है। देखिए, मुगल साम्राज्य में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। ठीक है, कब? कौन सी सदी में? 16वीं सदी में। ठीक है, और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि 16वीं सदी में इन्होंने जो है यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। कहाँ से? दिल्ली और आगरा से। और 17वीं सदी तक आते आते इन्होंने संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। किसने? मुगलों ने। ठीक है, उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए। ठीक है, उन्होंने प्रशासन के ढांचे, शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। ठीक है, यानी कि जो इन्होंने शासन व्यवस्था बनाई थी, जो इनके विचार थे, इनका शासन तो खत्म हो गया, अंग्रेजों का शासन आ गया, फिर भी जो इनकी व्यवस्था थी वो चलती रही। ठीक है, आगे देखते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगलों के शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वाकई ये सच्चाई है। आज जो हमारे जो हैं प्रधानमंत्री हैं, लाल किले से ही स्वतंत्रता दिवस पर सभी को प्रचार करते हैं। ठीक है, संबोधित करते हैं। ठीक है, जो लाल किला में झंडा फहराया जाता है, वो मुगलों का निवास स्थान है। ठीक है, अब देखते हैं नया टॉपिक। सबसे मज़ेदार टॉपिक ये है, मुगल कौन थे? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मुगल कौन थे? देखिए, मुगल कौन थे, इसके बारे में समझेंगे। मुगल दो महान शासकों वंशजों के वंशज थे। ठीक है, यानी मुगल जो थे, दो महान शासक के वंशों के वंशज थे। ठीक है, दो मुगल शासक थे। उनके देखो, एक था, देखो आगे देखते हैं, माता की ओर से वे मंगोल शासक, यानी माता की ओर से वे कौन थे? मंगोल शासक। मंगोल शासक कौन था? चंगेज खान, जो काफ़ी भयानक
था, ठीक है, बड़ा खतरनाक जो था ये योद्धा था, ठीक है, चंगेज खान। और जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों तक राज करता था, ये चीन में तथा मध्य एशिया में ये राज करता था। कौन? चंगेज खान, ठीक है। इसका कौन सा वंश था? मंगोल शासक, ठीक है, के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। माता की ओर से तो ये चंगेज खान की तरफ से थे, ठीक है, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, ठीक है। यानी कि जो वर्तमान में अभी ईरान है, इराक है और वर्तमान तुर्की, इन पर जिन्होंने शासन किया है उनका नाम था तैमूर। क्या नाम था? तैमूर, ठीक है। कौन कौन से? ईरान, इराक, वर्तमान और तुर्की। वर्तमान में जो तुर्की है वहां पर इन्होंने साम्राज्य किया। तो पिता की ओर से ये तैमूर से थे, यानी तैमूर के वंशज थे, और माता की ओर से भी चंगेज खान के वंशज थे। दोनों ही वंश बड़े ही ताकतवर थे, ठीक है। मंगोल वंश सबसे ताकतवर था, और तैमूर वंश जो था, यहाँ पर जो इन्होंने इराक और ईरान और तुर्की पर शासन किया था, ठीक है। जिसकी मृत्यु, यानी तैमूर की मृत्यु कब हुई थी? जिसकी, उसके तैमूर के लिए कहा गया है, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई, ठीक है। यानी तैमूर के वंशज थे, ठीक है। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। यानी कि वो अपने आप को मंगोल कहलवाना या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। क्यों नहीं करते थे, इसके बारे में पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी थीं। देखो, जो चंगेज खान था, बड़ा ही निर्दयी योद्धा था, ठीक है। वो जहाँ भी युद्ध करता था वहां तक जानवरों तक को नहीं छोड़ता था, वहां के जानवरों तक को भी मार देता था, ठीक है। जहां वह युद्ध करता था, कुत्ता बिल्ली किसी को नहीं छोड़ता था, पूरे गांव को शमशान बना देता था, ठीक है। चंगेज खान बहुत ही खतरनाक योद्धा हुआ है इतिहास में, ठीक है। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगिताओं, उजबेगों से संबंधित थीं। इसीलिए वो जो मुगल थे, वे अपने माता की ओर, चंगेज खान की ओर ज़्यादा गर्व नहीं करते थे, क्योंकि वह बड़ा इतना ही निर्दयी शासक था, इसलिए, ठीक है। दूसरी तरफ पिता की तरफ क्यों नहीं ये लोग करते थे? पिता की तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व अनुभव करते थे, ठीक है। यानी पिता की ओर से जो लोग जो थे, तैमूर इनके पिता का नाम क्या था? तैमूर के वंशज थे। इनके जो पिता थे बाबर के, उनका नाम क्या था? उनका नाम कुछ अभी बता रहे, 1 मिनट में, अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैंने कहीं लिखा है, बाद में इसको। यानी कि जो इनके ये मुगल थे, वो पिता की ओर से किसके वंशज थे? तैमूर के, ठीक है। वे तैमूर वंशज होने के नाते वे अपने आप पर गर्व करते थे, ठीक है। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने, किसने? तैमूर ने, उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किसने? तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसलिए मुगल जो है अपने आप को गर्व महसूस करते थे तैमूर वंश होने के नाते, ठीक है। समझ गए आप लोग? माता की ओर से क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वह बड़ा ही निर्दयी शासक था, चंगेज खान, इसलिए। और तैमूर जो वंश था, वंशज के लोग इसलिए अनुभव करते थे क्योंकि उन्होंने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, मुगल सैन्य अभियान। देखो, मुगल जो है सैन्य अभियान कैसे चलाया करते थे। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530, ठीक है, यानी कि 1526 से 1530 ने 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, ठीक है। 1494 ईस्वी में, ठीक है। जो प्रथम मुगल शासक था, जो फरगना राज्य समझ रहे हैं, उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। वहाँ राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, कौन? बाबर, ठीक है। कब किया गया? 1494 ईस्वी में। बिल्कुल माइंड को रीडिंग मार लो एकदम, ठीक है। कब किया गया? 1494 ईस्वी में। कहाँ का किया गया था? उज्बेकिस्तान का, ठीक है। और राज्य का नाम क्या था? फरगाना। का नाम था? फरगाना, ठीक है। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की ही थी, ठीक है। जो बाबर की जो उम्र थी, कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी, ठीक है। मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेगों के आक्रमण के कारण, जो मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी उजबेगों, ठीक है। कहाँ थी? उजबेग, ठीक है। उजबेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, ठीक है।
किसके कारण छोड़नी पड़ी? उज्बेकों के आक्रमण के कारण। उज्बेक कहाँ थे? मंगोल की एक शाखा थे, ठीक है, यानी मंगोल शासक से ही एक जुड़े हुए थे। कौन? उज्बेक, ठीक है। उसे जो है उत्तराधिकारी क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि वहां पर उज्बेकों ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है, उसकी पैतृक गद्दी उसे छोड़नी पड़ी, ठीक। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में, ठीक है, अनेक वर्ष, देखो ये ध्यान रखना, कब बैठा था गद्दी में? 1494 ईस्वी में, ठीक, 1494 ईस्वी में वह उत्तराधिकारी बना था। कहाँ का? फरगना राज्य का, ठीक है। कई साल भटकने के बाद उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल मतलब समझ रहे? अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। 1504 यानी कितने साल तक घूमा ये? 6 4 10 साल तक जो है ये यूं ही घूमता रहा राज्य की तलाश में। सबसे पहले उन्होंने कहाँ का कब्जा किया? भारत की भूमि पर, अफगानिस्तान में, ठीक है। 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ये जो अफगानिस्तान की अभी इस टाइम भूमि मानी जाती है, ठीक है। कब किया? 1504 ईस्वी में, ठीक है। आगे समझते हैं। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान, ठीक है, 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान कौन थे उस टाइम? इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। पानीपत के युद्ध में हराया था। किसने हराया था? बाबर ने। कब हराया था? 1526 ईस्वी में। किन, कहाँ के शासक थे? दिल्ली के। कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। अपने माइंड को इस तरह रीडिंग कर लो, जो देखो इस तरह पढ़ो जो पढ़ा सको, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है, यानी को इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था, ठीक है। आगे देखते हैं। 16वीं शताब्दी बाबर ने पहली बार 16वीं शताब्दी में बाबर ने पहली बार पानीपत की लड़ाई के युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया। मेन पॉइंट यही है। 16वीं शताब्दी में पहली बार गोला और तोप का प्रयोग किसने किया था? यानी भारत की भूमि पर सबसे पहले, ये भी कह सकते हैं सबसे पहले, गोला और बारूद का इस्तेमाल किसने किया था? तो बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने। इसीलिए वो जीतता गया, इब्राहिम लोदी इसीलिए जीता गया क्योंकि बस गोला और बारूद तोपें थीं। उसके सामने ये जो खाली निहत्थे और तलवार वाले जो योद्धा थे वो नहीं टिक पाए तोपों के आगे, इसलिए उसकी जीत हो गई, ठीक है। बाबर इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन उसकी मिसाइलें बड़ा ताकतवर थीं, इस कारण वह दिल्ली पर शासन कर सका, ठीक है। आगे समझते हैं। हाँ, ये मेन पॉइंट है। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। देखो, मुगल जो साम्राज्य था उसमें उत्तराधिकारी कैसे नियुक्त किए जाते थे, इसके बारे में बताया गया है। जैसे इसके बाद ऐसे पिता का जो हिंदू रीति रिवाज है, जो हिंदू राजा थे उनका रीति रिवाज क्या होता था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता था, ठीक है। लेकिन मुगल साम्राज्य में ऐसा नहीं था, वहाँ की कुछ अलग ही प्रथा थी। आइए इसको पढ़ते हैं। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हिंदू करते थे, लेकिन मुगल नहीं करते थे। मुगल ज्येष्ठ अधिकार मतलब बड़े बेटे का जो अधिकार था। हिंदू लोग जो थे, हिंदू राजा थे, वो लोग बड़े बेटे को ही राजपाट अपना दे दिया करते, लेकिन मुगल इसमें विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, समझ गए आप लोग। जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य को अधिकारी होता था, ठीक। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सादायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, ठीक है। यानी जो तैमूर वंश के जो लोग प्रथा चलाते थे, ठीक है, उसी प्रथा को मुगल भी अपनाते थे, ठीक है। समझ गए आप लोग उनकी प्रथा क्या चलती थी, इसके बारे में समझते हैं। जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, समझ गए। यानी कि जैसे मान लो आपके पास 10 गांव हैं और आपके 5 बेटे हैं, ठीक है, एक तरीके एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो सभी बेटों को 2-2 गांव दे दिए जाते थे, ठीक है। राज्य को यानी साम्राज्य को सभी में बराबर बांट दिया जाता था। ये था मुगल की उत्तराधिकारी परंपरा, ठीक है। यानी कि जो मुगल जो आने वाले उत्तराधिकारी होंगे उनके सभी पुत्र ही राजा होंगे, ठीक है। ये मुगल परंपरा थी, ठीक है। लेकिन जो भारतीय परंपरा थी वो क्या कहती थी कि ज्येष्ठ यानी कि जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था उसे साम्राज्य मिलता था। लेकिन मुगल परंपरा क्या थी? उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, ठीक है। यानी कि 10 गांव हैं तो सभी को 2-2 गांव, 5 अगर पुत्र हैं सभी को 2-2 गांव मिल जाते थे, ठीक है। फिर
आगे इनमें लड़ाई होती थी। क्यों भाई, ताकतवर बनना है तो अगर मुगल साम्राज्य जो था वो काफ़ी बड़ा ताकतवर बनना था तो एक दूसरे का खून भी कर देते थे मुगल, ठीक है, अपने भाइयों को ही खून कर देते थे, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। मुगलों के अन्य शासक के साथ संबंध। देखो मुगल जो थे अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे रखते थे, कैसे बनाते थे, इसके बारे में बताया गया इस हेडिंग में। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ठीक है। यानी कि ये बात ये कह रहे हैं, उन्होंने जिन भारतीय राजाओं ने इनकी स्वाधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, वे मुगल उन पर लगातार अभियान करते, यानी अभियान मतलब लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, लगातार युद्ध करते रहते थे उनसे कि वो हमारी जो है सत्ता स्वीकार कर लें, ठीक है। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से अपनी सत्ता स्वीकार कर ली, ठीक है। मुगल जब ज़्यादा ताकतवर हो गए तो भारतीय राजाओं ने बगैर लड़े ही अपने जो है शस्त्र त्याग दिए और उनकी मुगलों की शरण में आ गए, इसमें ये बात कहा गया। और बाकी सच्चाई भी है, कई भी जो लोग मुगल भारतीय राजा थे डर गए थे तो उनके जो थे बगैर लड़े ही उनमें शामिल हो जाते थे या उनसे जो है उन्हें कर कर दे दिया करते थे और वो अपने आप शासन करते थे, ठीक है। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। राजपूत जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक मिनट, चला गया है जी। अच्छा उदाहरण है, ठीक। अनेकों घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद पर प्राप्त किए, परंतु जो राजपूत थे वो इनसे जो है क्या कर लेते थे, संधि कर लेते थे, यानी कि सत्ता स्वीकार कर लेते थे, ठीक है, किसकी, मुगलों की। तो वे अपने पुत्रियों का विवाह जो मुगलों से कर देते थे। जैसे अकबर ने एक नीति चलाई थी, ठीक है, अकबर की नीति में आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे दोनों, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे दोनों लोग, ठीक है। आप लोग अगर नए चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ठीक है भाई, जो राजपूत थे वे अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त करते थे, ठीक। जो राजपूत थे अपनी पुत्रियों का विवाह मुगलों के साथ कर दिया करते थे, परंतु मेवाड़ के सिसोदिया वंश जो परंतु मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो बीच में जो था सिसोदिया वंश, अकबर के बाद शाहजहां के शासनकाल में सिसोदिया वंश के शासक अमर सिंह ने इनकी सत्ता को स्वीकार कर दिया था, लेकिन लेकिन मुगलों की सत्ता लंबे समय तक इन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया, ठीक है। यही बात इसमें कहा गया है। और इन्हें स्वीकार कब करी थी, शाहजहां के शासनकाल में, अकबर के बाद, ठीक है। अमर सिंह ने, क्या नाम था उनका, राजा का नाम अमर सिंह, अभी पढ़ाया था पीछे, ध्यान रखो, ठीक है। आगे देखते हैं मनसबदार। मनसबदार और जागीरदार। देखो मनसबदार और जागीरदार क्या है इसके बारे में समझते हैं। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह, ठीक है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए, यानी कि मुगलों की जो सेवा करते थे या नौकरी करते थे मुगलों के यहाँ, उन्हें क्या कहते थे, मनसबदार, क्या कहते थे, मनसबदार, ठीक है, समझ गए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जो कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, यानी कि जो जो इन्हें मुगल साम्राज्य की तरफ से कोई सरकारी पद या कोई नौकरी मिल जाती थी उन्हें ही मनसबदार हम कहते थे, ठीक है। समझ गए आप लोग मनसबदार किसे कहते हैं, जो मुगलों के द्वारा किसी सरकारी नौकरी या हैसियत के पद मिलता था या कोई इन्हें पद मिल जाता था तो उन्हें क्या कहते थे, मनसबदार। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। यह कौन सी व्यवस्था थी, श्रेणी व्यवस्था, ठीक है। मुगलों द्वारा व्यवस्था कौन चलाई गई थी, श्रेणी व्यवस्था, कौन सी, श्रेणी व्यवस्था, ठीक है। आगे समझते हैं। जिसके जरिए एक पद, सबसे पहला क्या था, जो श्रेणी व्यवस्था के अंतर्गत तीन थे। सबसे पहला क्या था, पद, दूसरा था वेतन, तीसरा था सैन्य उत्तरदायित्व, ठीक है, निर्धारित किए गए। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, ठीक है। देखिए पद पद आपको कैसे मिलता था, जात की संख्या, पद और वेतन। देखो पद, अगर मान लो आपकी जात की जो संख्या ज़्यादा है तो आपके पद भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और अगर पद ज़्यादा होंगे तो वेतन भी कम होगा, ये भी ध्यान रखना। क्यों भैया, जहाँ भीड़ होती है तो वहाँ वेतन जरूर कम मिलेगा, और जिसके जो है भीड़ कम है
तो वहाँ पर जो है वेतन भी अधिक मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया पद और वेतन, वेतन इसीलिए जोड़ा गया है, पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। समझ गए आप लोग क्यों निर्भर था? ठीक है, क्योंकि जिसकी जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी उससे ही वेतन उतना कम दिया जाएगा, उससे छोटी नौकरी दी जाएगी। जैसे मान लो जो थे शूद्र थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी तो उन्हें सेना में भर्ती कर दिया तो उन्हें कम वेतन मिलता था, और वहीं कोई बड़ा कोई पंडित है, विद्वान है, तो उसे मंत्री बना दिया या अपना सहायक बना लिया तो उसे जो है ज़्यादा वेतन मिलता होगा। ठीक है, हम एक कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आगे समझते हैं। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की पृष्ठता उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना अधिक होता था। ठीक है, यानी कि जात के हिसाब से जितनी जितनी संख्या उनकी ज़्यादा थी सेना में, तो वो अपने हिसाब से उनका वेतन भी उन्हें ज़्यादा मिलता था। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। मनसबदार, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। ठीक है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व, राजस्व मतलब कर, एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। ठीक है, मनसबदार जो थे, जो उनके मुगलों के नौकर, मनसब लोग क्या करते हैं, मुगलों के नौकर। ठीक है, मनसबदार जो थे मुगलों कौन थे, नौकर, इस तरीके से कह सकते हो आप, जो इनके कर एकत्रित करते थे भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जहागीर कहते थे। किन्हें कहते थे? देखो, जो इनका धन एकत्रित करते थे, ठीक है, यानी कि राजस्व यानी कर जो एकत्रित करते थे, किससे? भूमि से तो भाई दो कर मिलता था, किसानों से जो कर लेते थे वो इन्हें जो कर इकट्ठा करके राजा को दे देते थे। कौन? मनसबदार। ठीक है, और उस जमीन को क्या कहते थे? जागीर। क्या कहते थे? जागीर। ठीक है, और जागीर का मालिक कौन होता था? मनसबदार। और मनसबदार का मालिक कौन होता था? मुगल। ठीक है, तो मनसबदार मुगल मनसबदार मुगलों के लिए क्या करते थे? कर इकट्ठा करते थे, राजस्व इकट्ठा करते थे। ठीक है, समझ गए आप लोग, जो तकरीबन एकताओं के समान थी। अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। जो औरंगजेब का अंतिम समय था, वहां पर मनसबदार दो जो थे, जो इनके नौकर थे मनसबदार, वो इन पर नियंत्रण नहीं रख सका। कौन? औरंगजेब। अपने अंतिम काल में, बिल्कुल अंतिम समय में, जब जो है इन पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण नहीं रख सका। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्यों भाई? देखो, मनसबदार को प्रेशर था भाई, उनको इतना इतना कर चाहिए, वो कैसे भी थे, तो जो लोग किसानों पर भी प्रेशर डालते थे तो उन्हें ज़्यादा अत्यधिक कर चुकाना पड़ता था किसानों को, इसलिए किसानों की ज़िंदगी बद से बदतर होती चली गई। ठीक है, आगे देखते हैं। जब्त और जमींदार। ठीक है, जब्त और जमींदार ये क्या है यार? देखते हैं। मुगलों की आमदनी का मुख्य प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व, राजस्व मतलब कर था। यानी कि जो मुगलों की जो आय का मुख्य साधन था वो क्या था? किसानों की आय, यानी किसानों की जो उपज थी उससे कर जो मिलता था, वही इनका सबसे महत्वपूर्ण साधन था राजस्व का। ठीक है, किनका? मुगलों का। ठीक, समझ गए आप लोग, आगे समझते हैं। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले किसान जो थे किसको देते थे? अपने सरदार को दे देते थे। ठीक है, जाति में एक पहले सरदार होता था, प्रत्येक जाति का एक सरदार होता था। सबसे पहले जो सरदार को देते, सरदार जो है मनसबदार को दे देता था, मनसबदार जो है जागीर को, बड़े बड़े राजाओं को, उसके बाद जो राजाओं के पास चली जाती थी। समझ गए आप लोग? समस्त मध्यमों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों। ठीक है, मैंने उनको अभी समझाया था, मुखिया या सरदार हों, सभी को कर जो है राजा को देना पड़ता था। ठीक है, आगे देखते हैं। मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मुगल जो है जमींदार का प्रयोग करते थे। जमींदार का जो शब्द है वो किसने प्रयोग किया था? मुगलों ने। मुगल मुगल जो है जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक है, जमींदार, और जो जमींदारी प्रथा जो थी इन्हीं मुगलों ने ही चलाई थी। समझ गए आप लोग? अकबर के राजस्वामी डोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व या कर निश्चित कर दिया गया। देखो, अकबर के एक मंत्री थे, उनका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। और उन्होंने 10 साल, जो 10 साल की जो काल अवधि थी,
किसान की जो पैदावार होती थी उस पर जो है एक निश्चित, जो जैसे मान लो एक 10 साल में एक किसान कितना कमा लेगा, ठीक है, उस पर एक निश्चित कर रख दिया उन्होंने, ठीक है। कौन उनके मंत्री थे? टोडरमल। क्या नाम था उनका? टोडरमल। टोडरमल ने 10 साल की जो किसानों की उपज थी उस पर जो है एक निश्चित कर लगा दिया, ठीक है। किसने लगाया था? अकबर के मंत्री, राजस्व मंत्री टोडरमल ने, ठीक है, समझ गए आप लोग। एक निश्चित कर दिया गया, ठीक है, यानी निश्चित जो जो कर जो है उसकी सीमा जो है इतनी निश्चित कर दी थी कि हाँ किसानों को इतना कर देना ही है 10 साल में, ठीक है, इससे ना कम ना ज़्यादा, ठीक है, समझ गए आप लोग। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई, ठीक है, यानी कि गेहूं पर कितना कर लिया जाएगा, बाजरा पर कितना कर लिया जाएगा, मक्के पर कितना कर लिया जाएगा, सबकी अलग अलग सूची थी। ये किसने सूचियां बनाई थी? टोडरमल ने। किसने? टोडरमल ने, ठीक है। किसके मंत्री थे? मुगल, वो अकबर के थे, ठीक है, समझ गए आप लोग। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जब्त। क्या कहता था? जब्त, ठीक है, जब्त, समझ गए आप लोग। जो हमने अभी व्यवस्था समझाई है मुगलों की, जो टोडरमल ने जो कर निश्चित किया था, कर जो, ठीक है, यानी कि गेहूं पर इतना टैक्स बिल्कुल फिक्स कर दिया था, कहाँ इतना टैक्स लेना है, गेहूं पर, चावल पर, जितना जितना टैक्स था उसकी सूची बना दी गई। उसी जो है इसी व्यवस्था को जो है निश्चित व्यवस्था को क्या कह दिया गया? जब्त। इसकी व्यवस्था में क्या कहते थे मुगल? इसको जब्त। क्या कहते थे? जब्त, ठीक है। आगे समझते हैं अकबर। देखो भाई अकबर क्या कहता है, अकबर की जो नीतियां थी उसके बारे में पढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल का इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा गया है, ठीक है। पहला था अकबरनामा, अकबर के पूर्वजों का बयान। अकबरनामा में जो था ये 3 बातें दी गई हैं अकबरनामा। सबसे पहला था अकबर के पूर्वजों के बयान, ठीक है। दूसरा था अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती थी, ठीक है, यानी अकबर के जो शासनकाल में जो घटनाएं होती थी वो सभी का विवरण रखता था। कौन? अकबरनामा। कौन रखता था? अकबरनामा, जो किताब है अकबरनामा, ठीक है। और नंबर 3 है आईने अकबरी हैं, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है, ठीक है। आईने अकबरी में किसका किसका? घराने, यानी इसमें जो घर में था वो कैसे, सेना कैसे काम करती थी, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है, ठीक है। अकबर की नीतियाँ। अकबर की नीतियाँ क्या कहती थी? तो सबसे जो मुगल साम्राज्य में सबसे जो महत्वपूर्ण राजा था वो अकबर ही था, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था? अकबर। तो अकबर की क्या क्या नीतियाँ रही हैं महत्वपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में नीतियाँ उसको समझते हैं। अबुल फजल के अकबरनामा। अबुल फजल, ये अबुल फजल एक जो था कवि था और लेखक भी था जिसने अकबरनामा लिखा है, ठीक है, ठीक है। अबुल फजल, अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। साम्राज्य की प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था, ठीक है, यानी कि जो देखो जो उसका साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ, जैसा कि अभी देश घर का भी प्रांतों में बटा हुआ है, ठीक है। प्रांत मतलब स्टेट, ठीक है, कह सकते हैं राज्य, ठीक है, जो स्टेटों में बटा हुआ था, ठीक है। पहले भी बटा था, आज भी बटा है, ठीक है, इसमें कोई नया बात नहीं। लेकिन उस टाइम जो अभी घर के लोग क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं, स्टेट को क्या कहते हैं? राज्य। पर उस टाइम उनका नाम क्या कहता था? सूबा। क्या कहते थे उनको? सूबा। क्या कहते थे? सूबा, ठीक है, समझ गए आप लोग। उस टाइम जो था राज्य को क्या कहते थे? सूबा। क्या कहते थे? सूबा। सूबों के प्रशासक, प्रशासक मतलब यानी शासक, प्रशासक मतलब शासक, यानी कि जो राज्य का शासक होता था उसको कहते थे सूबेदार। समझ गए आप लोग। राज्य को क्या कहते थे? सूबा। और जो राज्य का शासन करता था उसको कहते थे सूबेदार। किसके शासनकाल में? मुगलों के जो शासनकाल था उसमें जो तो है सूबेदार कहते थे। किसको कहते थे? राज्य के राजा को, या कहते हैं राज्य के शासक को, ठीक है। राजा ही मान लो शासक है तो राज्य का, लेकिन जो था स्टेट का था खाली, ठीक है। और जो अकबर था वो पूरे इंडिया का था, ठीक है, जैसे करके प्रधानमंत्री थे, ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं। जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। वो जो सूबेदार थे वो जो 2 प्रकार के जो कार्यों का निर्वाह करते थे, राजनैतिक और सैनिक, यानी कि जो अपनी राजनीति थी उनकी, जो देखो राजनीतिक जो फैसले थे वो भी सूबेदार ले सकता था, और सेना, सेना भी संभालता सूबेदार ही था, ठीक, समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था,
वित्तीय मतलब कि यानी कि वित्तीय वित्तीय मतलब पैसा वाला अधिकारी, ठीक है, जो यानी पैसे का हिसाब रखता है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर नहीं कहते हैं, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था, क्या कहलाता था, दीवान, ठीक है। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, ठीक है, यानी कि एक प्रांत, प्रांत मतलब समझ गए, यानी कि सूबे में, एक सूबे में एक अधिकारी, एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जिसे हम दीवान कहते हैं, क्या कहते हैं, दीवान कहते हैं, समझ गए आप लोग। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, ठीक है, यानी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे सूबेदार को अफसरों का सहयोग प्राप्त होता था, ठीक है। अफसर मतलब समझ गए, जैसे अभी घर के लोग पुलिस हैं, ठीक है, पुलिस का शासन लेते हैं, तो उस टाइम अफसर जो थे वो पुलिस थी, ठीक है, अफसरों का शासन था, ठीक है। जैसे कि बख्शी, बख्शी मतलब बख्शी किसे कहते हैं, सैनिक वेतन अधिकारी। जैसे कि बख्शी, बख्शी देखो उन्हें कहते हैं जो सैनिक थे, यानी कि पुलिस, एक तरीका इस टाइम वर्तमान मान लो पुलिस, ठीक है, मान लो पुलिस, जिन्हें मुगल काल में क्या कहते थे, बख्शी, क्या कहते थे भाई मेरे, बख्शी, क्या कहते थे, बख्शी, ठीक है। सदर, सदर मतलब धार्मिक और धर्मार्थ के लिए किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, ठीक है। यानी कि देखो इसको जो सहयोगी थे वे कौन थे, बख्शी और सदर। देखो बख्शी किसे कहते हैं, पुलिस को उस टाइम की, और सदर किसे कहते हैं, धार्मिक नेताओं के, ठीक है, यानी कि जो वहाँ के धार्मिक नेताएं थे राज्य के, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोगों का सहयोग प्राप्त होता था, किसी सूबेदार को, ठीक है, बख्शी का और सदर का, ठीक है। बख्शी आप लोग समझ गए, बख्शी किसे कहते हैं, सैनिकों वेतन अधिकारी, ठीक है, यानी कि जो सैनिक थे उनको बख्शी कहते हैं, और सदर किसे कहते हैं, धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री, धार्मिक मंत्री, ठीक है, यानी कि जो नेता वहाँ के थे, ठीक है, उनके लिए। आगे समझते हैं फौजदार। देखो फौजदार किसे कहते हैं, सेना नायक, सेना नायक मतलब कमांडर, करके लोग आज कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फौजदार, कमांडर, ठीक है, फौज। और कोतवाल, नगर या पुलिस अधिकारी, कोतवाल यानी कि जो अभी कोतवाल करके कहते हैं, जो यानी कहते हैं इंस्पेक्टर, क्या कहते, दरोगा कहते हैं, नहीं कहते करोता, तो उस टाइम क्या कहते थे, कोतवाल, क्या कहते थे, कोतवाल, मुगल काल में का अबुल फजल ने सुलह ए कुल की इस विचार पर आधारित शासन दृष्टिकोण में अकबर की मदद की। किसने की थी, अबुल फजल ने। का किताब का नाम क्या था, सुलह ए कुल, सुलह ए कुल, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो हमारा पार्ट खत्म हो गया। अगर आपको पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसी बनी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।